गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। So we all have gathered today here. I welcome you all to a session today on psychological aid in hemophilia. Right. We are honored to have Dr. Deepika Lohan with us. She is a counseling psychologist and she will be guiding us through this topic and insight, giving her insights on this. Right. Along with her, we also have Vaibhav Bhaiya, who is EC member of HFI and Secretary of Hemophilia Society of Delhi. Then we have Amit Bhaiya, who is also a EC member of Hemophilia Society of Delhi, and Bharat Bhaiya, who is EC member of Hemophilia Society of Delhi and leading the youth group currently in Delhi chapter. Right. So first of all, I'm really grateful to have you all over here and guide us this through this topic and give your insight on this topic at the same time. Before we begin, I would like to request everyone, if any of you have any doubt or query, कुछ भी mind में कुछ भी है, you can just drop that thing in the chat box and we will begin with that afterwards. Without any further ado, I would like to hand over the session to Dr. Deepika ma'am. Ma'am, over to you. Thank you, Dipanshu. I hope I'm all audible and visible. So, Yes. good evening, आप सभी को. एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इमोशनल हेल्थ and the psychological first aid in hemophilia. So for those of you who don't know me, I'll give a small छोटा सा introduction. Myself, Dr. Deepika Lohan, and what connects me to hemophilia is मेरे brother को hemophilia है. That's how I developed an interest to work for the hemophilia community. मैंने अपनी PhD करी hemophilics पर. मैंने उनकी personality को रीड किया और मैंने पाया कि हीमोफीलिया में जो पेशेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनको ही स्ट्रेस है. इवन हेल्दी कंट्रोल्स को भी स्ट्रेस और एंजाइटी उतनी ही है. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो स्ट्रेस, माइंडफुलनेस, मेंटल हेल्थ, ये सब टर्म्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग I'm practicing एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट और मैं स्पेसिफिकली डील करती हूँ इन करियर काउंसलिंग, डीलिंग विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फर्दर इश्यूज. नाउ विल प्रोसीड विद द सेशन. तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं. इस सेशन का जो पर्पस है वो ये है कि आज हमें इंफॉर्मेटिव सेशन रखना है. और आज मेरे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं वैभव जी, भरत जी, अमित जी, जो आज जिनके साथ हम इंटरेक्शन भी रखेंगे सेशन के अंदर, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली का और एचएफआई का और सभी सोसाइटीज का, और सबसे ज्यादा हमारे पेशेंट्स का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपने संडे के दिन हीमोफीलिया वेबिनार के लिए टाइम निकाला. और I hope you will have a good next 1 hour session with me, and I hope you will go with very feeling beautiful about your life, feeling good about your life. So I'll proceed with it. So my objective of today's session is कि हमें कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल असिस्टेंस दूंगी इन लिविंग विद हीमोफीलिया. आज मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहती हूँ अपने आप से कि हमें कितना जरूरी है कंटिन्यूअसली अपना ध्यान रखना और होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब टोटली हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना. और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आप सभी ने फर्स्ट टाइम सुना होगा. हमने फर्स्ट एड स्कूल में सेशंस लिए हैं फर्स्ट एड के बारे में, है ना. तो आज हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को जानेंगे. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होता है कि कैसे हम तनाव से दूर हो सकते हैं, कैसे हम हमारी इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत एक अच्छी दिशा देके आगे बढ़ सकते हैं. तो गोल्स ऑफ पीएफए की जब मैं बात करूं, उसके अंदर आता है कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसका ध्यान रखना कितना जरूरी है. अक्सर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो तनाव को कम करना,
तनाव को मन पे नहीं लगाना है हमें, क्योंकि तनाव एक अपने आप में, अगर ज्यादा तनाव हम लेंगे तो वो एक बीमारी बन जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस फाउंडेशन है डिजीज का। तो अगर हमारे पास पहले ही वी हैव हीमोफीलिया टू हमारी लाइफ में डील करने के लिए, तो हम ज्यादा तनाव लेकर हमारी लाइफ को एडवर्स सिचुएशन में ले आएंगे। तो इस तनाव को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या तरीके हैं कि हम इस तनाव को दूर करें अपने जीवन से। और तनाव हर इंसान को है आज के दिन, अगर देखा जाए तो। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं लुक, लिसन और लिंक मॉडल। इसमें हमें अपने अंदर देखना है। और आज हम मेरा जो सेशन है, इसके बाद हम जब इंटरेक्शन राउंड करेंगे, हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखेंगे, उस पर मैं फर्दर हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, कैसे हम सबको तनाव के साथ साथ एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है, फियर ऑफ ब्लीडिंग रहता है। जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है, हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को बोर्ड से पहले ही ब्लीड हो जाए। तो उस दौरान क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास फैक्टर अवेलेबिलिटी है। तो यही हमारा तनाव को कम कर सकता है जब हमारे पास रिसोर्सेज ऑन हैंड है। तो जब बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या हमारे पास वो सुविधाएं हैं फैक्टर अवेलेबिलिटी की। तो फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे। और कैसे फ्रस्ट्रेशन, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इतनी रहती है, तो हीमोफीलिया से ग्रसित है हम, तो क्या रीजंस है फ्रस्ट्रेशन के, इरिटेशन के। और फाइनली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितना जरूरी है सोशल सपोर्ट को बूस्ट करना। अगर हम सोशल सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। और वो कैसे कर सकते हैं हम, जब हम हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के साथ कनेक्शन में रह के आगे बढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग लेंगे। जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग उन्हीं को नीड होती है जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन या कोई इलनेस हो। आप अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने लाइफ में होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी काउंसलिंग ले सकते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पर, अगर हमें कभी मायूस महसूस होता है, तो हम कौन सी वो सरकार की सुविधाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अब मैं बात करती हूँ साइको सोशल इश्यूज। साइको सोशल इश्यूज के अंदर जब मैंने स्टडी करी तो मेरे को देखने को मिला कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। क्योंकि जो ये फियर है, इसको डील कैसे करना है हमें। देखिए, अगर हम इसको मन मन पर लगा लेंगे इस बात को कि हमारे पास ये बीमारी है, तो आप एक अनहेल्दी माइंडसेट के साथ जिएंगे। और फियर के आगे जीत जब भी होगी जब हम इसको एड्रेस करेंगे, जब हम इस पे काम करेंगे। तो ऐसे देखने को मिलता है कि पेशेंट्स फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटेड रहते हैं, क्योंकि उनका जो रिसोर्स है वो टोटली बिल्ड अप नहीं है, राइट। तो इसलिए ये हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन हमारे कुछ पर्सन विद हीमोफीलिया है जो सब्सटेंस अब्यूज के शिकार बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो जब पेन मैनेजमेंट की बात होती है, तो पेन मैनेजमेंट के चक्कर में उन्हें लगता है कि इससे उनको हेल्प मिलेगी, कोप, उन्हें लगता है कि ये अनहेल्दी हैबिट्स में जाना उनको हेल्प करेगा अपने पेन से रेगुलेट करने में। बट ये एक कहीं ना कहीं अनहेल्दी हैबिट है। तो आज हम इन अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे हमारी हैबिट्स को लेके, तो हम एक अच्छा फ्यूचर कैसे देख पाएंगे। और जब हमारा फ्यूचर अगर फियर और इलनेस, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो कैसे हम इनको हटा दूर कर सकते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि यूजुअली जब हमारा स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में जाता है, तो पीयर प्रेशर करके उन्हें लगता है कि क्यों नहीं लाइफ में एक बार हमें ट्राई करना चाहिए हर चीज। तो वो
जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अनहेल्दी हैबिट्स है, उसके शिकार बन जाते हैं। तो हम कैसे उससे ध्यान रख के एक अपनी कॉन्शियस लिविंग करके उससे दूर हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे स्मोकिंग आज के दिन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इतना इट इज एन एडिक्शन जो डेवलप हो गया है। और फिर आपको पता है जो स्मोकिंग होती है उसमें 75%, रिसर्च ने पाया है कि 75% ऑफ द पेशेंट्स 1 वीक जब वो छोड़ते हैं उनको रिलैप्स हो जाता है। तो 1 to 2 वीक्स विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और कुछ 6 महीने लग जाते हैं स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 3 महीने तक क्रेविंग रहती है जब भी हम स्मोकिंग के शिकार बनते हैं, और 3 से 6 महीने हमें हैबिट को चेंज करने में लग जाते हैं, और फाइनली एटलीस्ट 6 months यू नीड टू डिवोट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। तो आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आप इन अनहेल्दी हैबिट्स में लेके अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ऐड करेंगे? और साथ में एल्कोहलिज्म की अगर बात करें, डू यू नो कि जो लिवर सिरोसिस है, पहले ये माना जाता था कि इट इज ये ओनली अल्कोहल की वजह से हो रहा है, बट आज के दिन ये देखा जा रहा है कि नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस भी होने लग गया है। सो इतने सारे डिजीजेस आ गए हैं मार्केट में। आपको नहीं लगता कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है? ये किसी और का बिजनेस नहीं है। आपकी हेल्थ, आपकी लिविंग इज इन योर हैंड्स। जैसे को देखने को मिलता है कि गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, कॉर्पोरेट कल्चर में जब हम जाते हैं तो सोशल कंपल्शन माना जाता है ड्रिंकिंग को। कहीं ना कहीं आप करना नहीं चाहते हैं, बट क्योंकि आप अपने यू डोंट वांट टू फील अंडर कॉन्फिडेंट, आप चाहते हो कि भाई हम भी कूल दिखें, इसलिए आप इस हैबिट में आ जाते हैं। और एक बार ये हैबिट में बन जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है वापस जाना इससे। स्टमक में प्रॉब्लम होना, पेनक्राइटिस डेवलप हो जाना, और ब्रेन, आपको पता है ये एक ना मिथ है कि जो कहा जाता था कि ये एक बहाना है ऐसे बोलने का कि भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि 1 बियर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता बल्कि बेनिफिशियल है। दिस इज रॉन्ग। यही हमें आज इस सेशन में सीखना है कि ये एक गलत सूचना दी गई है जिस पे हमें काम करना होगा कि नो अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज गुड। ऐसा नहीं है कि थोड़ी अल्कोहल अच्छी होती है, नो, नो अमाउंट। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप कैंसर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बैड हैबिट्स अट्रैक्ट कर रहे हो। अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव सेशन हुआ और फिर एक्सीडेंट हो गया। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो एक एक्सीडेंट होना? क्योंकि वंस अ पर्सन गेट्स इनटू दिस अल्कोहल एडिक्शन, फिर वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। और जब रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ता है तो ये हमारे एक्सीडेंट्स के हम प्रोन हो जाते हैं। तो ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं इनसे दूर रहना कितना जरूरी होगा हमारे लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कब होगा? जब हम हेल्दी हैबिट्स के टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेल्दी हैबिट्स क्या हैं। तो जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो है माइंडफुल लिविंग। ये माइंडफुल लिविंग क्या होती है? माइंडफुल लिविंग होती है कि हम हमारे आज में जिए, हम एक वर्तमान में जिए। सिंपल भाषा में अगर कहूं तो हर पल अपने मानसिक संतुलन को एक स्वस्थ तरीके से और फिर शांति पूर्वक तरीके से जिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पेशेंस दिखाना, और अपनी जो लाइफ है उसको एक्सेप्ट करना। कभी हमने ये क्वेश्चन नहीं करना है कि भगवान मुझे ही क्यों हिमोफीलिया दिया, बल्कि क्या हम इस चीज को कभी चेंज नहीं कर सकते? ये एक हिमोफिलिक की लाइफ में ये एक इंटीमेट पार्ट ऑफ लाइफ है। जो पेन होगा वो इंटीमेट पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। अब नाउ द पॉइंट इज हम इस पेन को मैनेज कैसे करें। और अनहेल्दी हैबिट्स के पीछे अगर हम जाएंगे तो वो एक अनहेल्दी मैनेजमेंट है। देखिए, जब हम एक काम माइंड होता है, एक शांत माइंड होता है ना, तो उससे हमारी आधी इलनेसेस दूर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। हम जब बैलेंस डाइट लेते हैं हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो कैसे बिना जजमेंट के लिए हमें अपने विचार, हमारी भावनाओं, व्यवहार को देखना है।
हमें सेल्फ अवेयरनेस दिखानी है कि आज हमारा फिजिकली मेंटली क्या स्टेटस है। अपने दोस्तों से जब आप बात करें, आप यूजुअली ये देखा जाता है कि इन मेन को बोला जाता है अपने इमोशंस को मत एक्सप्रेस करो। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो क्या आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? और जब आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप अपने आप पे काम कर सकते हो। तो जब तनाव होता है तब हमें फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में हम आ जाते हैं। हमारी बॉडी में अगर हम ज्यादा तनाव लेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आएगा तनाव, अगर हम मन पे लगा के चलेंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलेंगे, एक लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक मीनिंग के साथ अपने आप को रेस्ट और डाइजेस्ट का मौका देंगे, अपने आप को ग्रोथ का मौका देंगे, अपने आप को पैशन और पर्पस के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो तब हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। और एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ तब होती है जब आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। डे टू डे लाइफ में अगर मैं बात करूं, इट बहुत इजी होता है ये बोलना कि आप मेडिटेशन करिए। आपको पता है मेडिटेशन ही दवा है। हमारे माइंड, एक गुड मेंटल हेल्थ की दवा है मेडिटेट करना। आप अपने आप से पूछिए कि लास्ट आप अपने साथ शांति से कब बैठे थे, कब आपने मेडिटेट किया, कब आपने अपने अंदरूनी आवाज को सुना। हमारी अंदरूनी आवाज इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो हमें ये भी बता देती है कि अभी उसकी बॉडी की स्टेटस कैसा है। आपको पता है हम अपने अंदर की आवाज से हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। ध्यान कर कर, गहरी सांसें लेकर, डीप ब्रीथिंग, आप सबने सुना होगा 4-7-8, 4 टाइम्स इनहेल, 7 टाइम्स विड्रॉ करो और 8 टाइम्स एक्सेल करो। डीप ब्रीदिंग से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको टेंशन हो, थोड़ा सा मायूस महसूस करो, आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करो। आप देखोगे आपके जो विचारधारा होगी उसमें बदलाव आएगा। और इससे अगर बात नहीं बनती है तो मूवमेंट, आप जिस भी स्टेट में हो आप मूव करो। जिस इंसान ने मूवमेंट को दोस्त बना लिया ना, उसको डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता। तो मूवमेंट के साथ आप कोशिश करो कि आप अपने बॉडी को फिट रखें। जैसे को देखने को मिलता है कि साइकिलिंग और स्विमिंग बहुत जरूरी है हिमोफिलिक्स के लिए। नॉन स्पोर्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से दूर रहकर हम एटलीस्ट साइकिलिंग, चाहे वो स्टेबल वाली जो साइकिलिंग होती है अपने घर पे रहकर वो कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप अपने जॉइंट हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। जॉइंट हेल्थ तब अच्छी होगी जब आपका तीनों चीज, माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में रहेगा। द लास्ट थिंग जो हम जब हम सोते हैं हम देखते हैं कि हम अपने फोन हमारी शुरुआत भी, दिन की शुरुआत भी फोन से होती है, और हम जब सोते हैं हमारा एंड भी दिन फोन से हो रहा है। फोन अपने आप में हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी लेके आ रहा है, लेकिन अभी हम समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। तो कैसे, एक स्लीप हाइजीन होना बहुत जरूरी है कि जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम आपको कितना जरूरी है अपने ब्रेन को, एक अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना। क्या आप अपने माइंड को हर दिन इस सोशल मीडिया की जो एनर्जी है उसके साथ सोना चाहते हैं? और क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग सोने से पहले कुछ रीड करके सोते हैं या भगवान का नाम लेके सोते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका फोकस बना रहे वो करके सोते हैं, तो आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है। तो जो अच्छा स्लीप हाइजीन है वो यही कहता है, जो हमारा रूल है 8+8+8, कि 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप आप लेंगे तो आपकी हेल्थ अपने बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन वही बात है ना, 8 घंटे तो हम सो ही नहीं पाते हैं। हमारी वर्क लगा लीजिए, हमारा एडिक्शंस लगा लीजिए जो हमें सोने नहीं देते हैं। कितना जरूरी है हमारा टेक केयर करना इन छोटी छोटी चीजों का, जिस वजह से हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनती है। और फाइनली माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जिस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जब हम बैलेंस करते हैं हमारे हार्ट, माइंड और बॉडी को, अपने आप में हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। जो स्टेप्स ऑफ लिविंग है विद हीमोफीलिया, ये जो नेशनल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स फाउंडेशन है उन्होंने दिया है। और इसके अंदर ये कहा गया है कि थ्राइव करिए।
थ्राइव करना इस जीवन में अच्छा कुछ, थ्राइव का ऑपोजिट होता है लैंग्वेज। तो हमने थ्राइव करना है, आगे बढ़ना है। हम जो बीमारी से जूझ रहे हैं उसको मन पे ना लगा के, बल्कि कुछ औरों के लिए भी अच्छा करना है, खुद के लिए तो अच्छा करना ही है। तो थ्राइव कहता है कि हमें सबसे पहले, अगर हम हमारे पास हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो हमें एडवांटेज लेनी होगी। हम अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारे डॉक्टर्स के साथ कंटिन्यूअसली आप टच में रहिए। फिर उसके बाद उनसे बातचीत करिए, और हर साल इनहिबिटर टेस्टिंग ये आपके लिए मस्ट है। तो आप ये देखिए, मुझे लगता है ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि उनको इनहिबिटर टेस्टिंग करवानी है, हर साल में एक बार, इनफैक्ट 6 महीने में एक बार भी कहा जाता है करवाने को। क्या आप रिव्यू कर रहे हो, आपके लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं? और फाइनली, क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या आप लिख रहे हो आपको महीने में कितने ब्लीड्स हो रहे हैं? अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है ब्लीड के साथ, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप लिखते हैं, जब आप जर्नल करते हो, तो उससे आपका जो माइंड है ना, वो चैनलाइज करता है थॉट्स को, वो प्रोसेस कर पाता है आपके इवेंट्स को। और आज का जो सेशन है वो ये दो चीजों पर फोकस कर रहा है, वैल्यू और एम्ब्रेस पे, कि भाई मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को वैल्यू करिए साथ में, और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी पर्सन विद हिमोफीलिया, और साथ में हमारे जो सेक्रेटरी हैं एंड ईसी मेंबर हैं, वैभव जी। Thank you, Dr. Deepika, for such a good presentation. काफ़ी चीज़ें जो हैं आपने टच अपॉन करी हैं। एक चीज़ के बारे में पर मैं चाहूँगा आप थोड़ा और हमें डिटेल में बताएं। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आपने बात करी फियर ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स की। तो फियर ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये है कि पेशेंट्स को ये डर रहता है कि ब्लीडिंग हो जाएगी और ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिलेगी। या कई बार मैंने देखा कई बच्चे जो प्रोफिलैक्सिस पे भी हैं, डर उनको भी रहता है कि हम ये करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, हमको थोड़ा और बच के रहना है, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, या फिर जो है कम्यूट बहुत लंबी नहीं करनी है। बहुत चीजों में ये डर रहता है। तो उस डर को ओवरकम करने के लिए क्या तरीके हैं, या क्या सेल्फ टॉक खुद इंसान कर सकता है, कैसे खुद को समझा सकता है उस डर से थोड़ा ऊपर उभरने के लिए? क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में अगर आप देखें तो 2007 से ऑन डिमांड ट्रीटमेंट है, और लोकनायक हॉस्पिटल में लो डोज प्रोफिलैक्सिस में आज की डेट में काफी बच्चे कवर्ड हैं। लेकिन एक वो जो फियर ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स है, वो बहुत चीजों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को आज भी पीछे खींचे हुए है। तो उस पर काइंडली थोड़ा इलाबरेट करके हमें बताएं कि क्या हम उस पर कर सकते डेफिनेटली। मैंने आज तो कोई ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसको नीडल्स पसंद हो। हर इंसान को नीडल से डर ही लगता है, राइट? तो ऐसे ही एक हॉस्पिटल में जाने का जो एक्सपीरियंस है वो ओवरवेलमिंग होता है, नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स, इवन डॉक्टर्स। आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल वेर डॉक्टर वॉज सेइंग दैट, अ थेरेपिस्ट इनफैक्ट, कि मेरे को जब मैं हॉस्पिटल जाके आता हूँ, मुझे बहुत मतलब मेंटल हेल्थ के लिए वर्क करना पड़ता है, अपने आप को उस जोन से दूर होकर उस पे काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो एक एनवायरनमेंट होती है उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर डेफिनेटली जाता है। तो क्या हम अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि हमें उससे ग्रोथ मिले, राइट? तो जो फियर है ये, और ये ओनली पर्सन विद हिमोफीलिया की लाइफ, पर्सन के साथ नहीं है, उसकी फैमिली से में भी होता है फियर। एक मदर को फियर होता है उसके बेटे का कहीं आगे एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चा प्रिवेंशन करे। तो रियल थिंग इज दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ क्वेश्चन ये कहता है कि आपको अपनी लिमिटेशन का पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देखने को मिलता है कि कुछ पीडब्ल्यूएच रेबिलियस होते हैं,
मना किया गया है क्रिकेट नहीं खेलना, वो फिर भी क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें लगता है कि चलो, तो हाँ, कि थोड़ा सा मजा है, और वो मजे के चक्कर में, थोड़े मजे के चक्कर में उनके जो आउटकम्स हैं वो क्या निकल के आते हैं, क्या उनको ब्लीड हो जाता है, और वो ब्लीड के बाद वो टारगेट जॉइंट बन जाता है। तो आपको ये फाइंड करना है कि आप कैसी एनवायरनमेंट में थ्राइव करोगे। वो एनवायरनमेंट आपको ढूंढना है और वो एनवायरनमेंट बनाना है। फर्स्ट थिंग, यूजुअली ब्लीड्स के थ्रू मिस आउट हो जाता है स्कूल, बर्थडे पार्टीज मिस आउट हो जाती हैं, मीटिंग्स मिस आउट हो जाती हैं, मायूस महसूस होता है आपको। बट ये एक अनसर्टेनिटी है जो टैग हुई है हिमोफीलिया के साथ। तो कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? तो आपको रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे मैं कहूंगी कि हाई नहीं होना है, ये पहले ही हमें समझदारी दिखानी है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स बाइक यूज करते हैं, उन्हें पता है कि व्हाट इफ देयर इज अ चांस ऑफ अ ब्लीडिंग एपिसोड, राइट? एंड देन, लाइक वी डिस्कस्ड इन सच केसेस, कि डर के आगे जीत है, लेकिन समझदारी उसी में है कि हमने ओवरवेल्म्ड अगर हम फील कर रहे हैं, तो क्या 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 हम हेल्प ले रहे हैं, आर वी आस्किंग फॉर हेल्प, या फिर हम अंदरूनी खुद खुद से ही तनाव में रहकर अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आपने बात कही है कि जो मतलब जितना ब्लीडिंग एपिसोड का डर रहता है उससे ज्यादा कहीं हिचक एक्चुअली रहती है हेल्प मांगने की। और ये हम हीमोफिली के हमने भी ये अपनी यंग एज में किया है कि जब ब्लीडिंग हो गई कहीं तो कहीं ना कहीं छुपाया है या समय पे डिस्क्लोज नहीं किया है। और हम्म। ये माइंडसेट एक रहता है, कई बार सबको नहीं रहता पर ज्यादातर हीमोफिलिक्स को ये माइंडसेट रहता है कि हम्म। हो जाएगा मैनेज, आइस लगा लेंगे, शायद हम्म। नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाता है तो फिर कई बार क्या होता है घर वालों को बताए बिना चले जाते हैं एचडीसीसी, हम्म। लगवा लेते हैं इंजेक्शन। तो वो माइंडसेट शिफ्ट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, इनफैक्ट फ्रॉम कनाडा, वन हीमोफिलिक हैड गॉन फॉर स्नो बोर्डिंग इन कनाडा। तो ये तो देखिए हमारे इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, वहां पर फैक्टर प्रोफिलेक्सिस भी अवेलेबल है, अभी इंडिया को फिर भी बहुत और ट्रीटमेंट में बहुत आगे बढ़ना है। बट मैं ये कह रही थी कि उसमें उन्होंने टिप्स में दिया हुआ था कि क्या टिप्स हैं अगर आप एक हिमोफिलिक हैं, तो क्या टिप्स आप और पेशेंट्स को दोगे। तो उसने बोला कि मेक श्योर आप अपने फ्रेंड या फिर आप किसी ट्रैवल पे कर रहे तो द अदर पर्सन शैल नो दैट यू आर हिमोफिलिक। तो कुछ लोग को लगता है कि इस चीज को छुपाना चाहिए, कि लोग मुझे जज करेंगे, कि ये मेरी लिमिटेशन है, मेरी कमी है, या फिर एक एक जो सोशल परसेप्शन होता है ना, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता है, अपनी कमियों को दूर उजागर नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्कूल में हम देखने को मिलता है कि बच्चा, यूजुअली पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं बताने के लिए कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है, सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बच्चा थोड़ा महसूस करता है कि वो नहीं बताना चाहता है इस चीज को। लेकिन और जब वो बताना नहीं चाहता, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का खुद का। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, आई थिंक, दैट एड्रेस करना, और किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, कैसे हम इम्पार्ट कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, वेदर इन स्कूल और इन कॉलेज। आप देखेंगे वर्क प्लेस पे भी देखा जाता है कि आपसे पूछा जाता है, राइट, कि क्या आपको कोई इलनेस है। सो ऐसे उसमें बेनिफिट्स ऑफ टेलिंग इज मोर देन द अपने अपने पास रखने इंफॉर्मेशन। अगर अपने पास रखोगे और बताओगे तो मुझे लगता है बेनिफिट ज्यादा है बताने के, कि बाय चांस जो हमने बात करी फियर ऑफ अनसर्टेनिटी की, वो बेटर मैनेज हो सकती है। राइट, राइट। ये मतलब पर्सनली भी मैंने यही एक्सपीरियंस किया था कि जब मैंने डिस्क्लोज करनी चीजें शुरू कर दी थी तो उसके बाद मेरे लिए ही चीजें मैनेज करनी आसान हो गई थी। नहीं तो पहले मुझे भी हिचक रहती थी, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आके समझ में आ गया कि इट इज बेटर कि पहले ही डिस्क्लोज करके रखो। तो एनीवे, थैंक यू फॉर द क्वेरी। जी। Hi, Dr. Deepika. Bharat this side. हाय भरत। How are you? आई एम गुड, थैंक यू।
सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी फिलहाल मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, और वहाँ का जो वर्क प्रेशर है और वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन मन में ये भी डर है कि काम खत्म करना है, नहीं तो वहाँ पे जज किया जाएगा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना हर बार कि हमारी चीज़ें दूसरों की तरह इक्वल चलें, लेकिन साथ ही साथ हीमोफिलिक होने के बावजूद भी वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जो माइंड में स्ट्रेस इतना बिल्टअप हो जाता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ये फील होता है कभी कभी। ट्रू। तो वही तनाव जो हमने बात करी कि वर्क लाइफ में जब हम रहते हैं तो तनाव सबको ही होता है, और तनाव नॉट ओनली इमोशनल, एक फिजिकल ट्रैवलिंग से भी तनाव हो जाता है, स्ट्रेन फील हो जाता है, राइट? तो कैसे हम मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं? आप खुद बताइए भरत, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू sat with yourself or you gave time to yourself for mental health? इनिशियली तो बहुत मुश्किल हो जाता था सब कुछ मैनेज करना, लेकिन बीच बीच में मुझे लगता है कि ज़रूरत तो बहुत है मेडिटेशन की। कभी कभी ऐसा फील होता है, क्योंकि कभी कभी इतना लोनली फील हो जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब- अभी हाल ही में ही मुझे ऐसा फील होने लगा है कि आई थिंक जब से अगर मैंने मेडिटेशन करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत फुल फ्लेज मेडिटेशन करता हूँ या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, बट हाँ, वेन एवर आई फील कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, बट आई डू कि मैं क्या करता हूँ, मैं उठ जाता हूँ 10 मिनट के लिए, आई विल टेक अ ब्रेथ, आई विल टेक अ वॉक और समथिंग, तो जिससे मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस जो मैं जिसको मैं टैकल करता हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा और भी कोई ऐसे वेज आउट हैं जो हम इसको टैकल कर सकते हैं, तो हम्म। मैं उस उसके लिए आपसे जानना चाह रहा था। हम्म। हाँ जी। सो भरत, सॉरी, आपने सुना होगा कि जो लोग ग्रेटफुल फील करते हैं अपनी लाइफ में, दे टेंड टू हैव अ गुड मेंटल वेल बीइंग। तो राइट। शुक्राना अदा करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, कि आज के दिन यू आर वर्किंग, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट? एंड तो ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में अगर आप लेके आते हैं तो आपका मूड स्विंग्स कम हो जाता है, आपका वेलबींग, जो हैप्पीनेस है, वो उसका स्तर बढ़ जाता है। और हम्म। फिर दूसरा ये देखने को मिल जाता है कि जब ना पैशन और पर्पसफुली हम एक कोई टास्क करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट अलाइंड हो, तो दैट्स व्हाट यूजुअली जब हम जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप मैच कर पा रहे हो, आपके इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं या नहीं जॉब में। अगर इंटरेस्ट अलाइन होते हैं तो आप बेटर मैनेज कर पाते हो स्ट्रेस को। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें साथ में करियर वो चूज करना चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए, रेदर वो चूज अपने, सेल्फ अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हम एक वो करियर चूज कर पाए जिसमें आप थ्राइव कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। राइट। तो इससे बेटर हो जाता है। इनफैक्ट भरत, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा है। इनिशियली मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जैसे भी आपने मेंशन किया कि जो कंपनी में हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमें एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें हम डिस्क्लोज करते हैं कि, मुझे भी वो फियर था कि अगर मैं हीमोफीलिया डिस्क्लोज कर दूंगा तो मे बी मुझे जज कर लिया जाएगा। हो सकता है मेरे को जॉब के लिए सिलेक्ट ही ना किया जाए क्योंकि मैंने हीमोफीलिया मेंशन कर दिया है। हो सकता है वो ये सोचें कि आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट वर्क। तो वो सारे थॉट्स मेरे माइंड में भी थे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जैसा आपने मेंशन किया कि बताने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम यही सोच रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक कि वो सही थॉट है। तो डिस्क्लोजिंग इज वेरी गुड ऑप्शन, कि अगर आपको डिस्क्लोज करना है अपना हीमोफीलिया, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। मुझे जो बेनिफिट मिला है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिली है थोड़ी काम में। मुझे अगर कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो आई कैन easily रीच आउट टू माई मैनेजर्स, आई कैन easily रीच आउट टू माई सीनियर्स कि मुझे ऐसा सब ब्लीडिंग हो रही है, आई नीड अ फ्लेक्सी डे, तो मुझे उस दिन थोड़ा हाफ डे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे कभी हॉस्पिटल जाना होता है, आई कैन टेक अ डे ऑफ उस काइंड ऑफ में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने पर्सनली फील करी हैं कि डिस्क्लोज करने से बहुत चीजें बेटर हो जाती हैं। सेकंड सो इट्स थिंग, इम्पोर्टेंट टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, राइट। राइट? राइट। तो ये मैंने पर्सनली फील किया है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज को खुद से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो चीज अपने आप एग्जीक्यूट हो। सेकंड थिंग इज प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। अगर जैसे अभी मुझे
क्या होता है कि मैं अपना फुल डे खुद से ही प्लान करता हूँ कि मुझे आज ये करना है, इतनी देर का मुझे ब्रेक भी लेना है बीच में, क्योंकि आई थिंक ब्रेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम सारा दिन ही कॉम्प्लेक्स इतने में फंसे रहेंगे तो उससे मेरा तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म। इसलिए मैं अपना डे ऐसा प्लान करता हूँ कि जितनी भी प्रायोरिटाइजिंग करने वाली चीज़ें हैं वो मैं पहले से ही प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ, सो दैट माइंड में होता है कि कल को अगर मुझे ये चीज़ रह गई और कल को मुझे ब्लीड हो गई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज़ को कॉप अप करना फिर। तो मैं तो ये दो चीज़ खुद से फॉलो करता हूँ, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज प्लानिंग मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में। आई थिंक प्लानिंग अहेड इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस। राइट। एंड दिस इज, और फिर जो हमारा फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, फियर ऑफ, वो भी कम हो सकता है अगर हम प्लान बिफोर करेंगे। तो ऐसे ही जब हम ट्रिप्स पर जा रहे हैं, वर्क ट्रिप्स लगा लो या फिर रिक्रिएशनल ट्रिप्स लगा लो, तो क्या आप अपनी ट्रीटमेंट प्लान करके जा रहे हैं? क्या आप अपना, है ना, वो हम्म। प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ लिविंग के अंदर सबसे पहले प्लानिंग आता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान लेके चल रहे हो। ट्रू। आई टोटली एग्री विद यू। व्हाट अबाउट, आई थिंक ऑल्सो डिवोटिंग टाइम, जो आपके वीकेंड्स होते हैं उसमें मी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। फॉर हैविंग गुड ग्रोथ इन लाइफ, मेंटली हमें ग्रो करना है, तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म में घुसकर आपको एक बेटर सेंस ऑफ मीनिंग मिल रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपका हम्म। इम्प्रूव होता है उससे, तो, और जरूरी नहीं है कि ओनली स्पिरिचुअलिटी, इनफैक्ट इसमें आ सकता है कि आप अपनी हॉबीज पर काम करें। और हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, गार्डनिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, कुकिंग, बेकिंग। तो क्या हम अपनी हॉबीज को टाइम दे रहे हैं? सो राइट। इन चीजों पर हमें क्वेश्चन प्लस इंसाइट लेना बहुत जरूरी है। आई एग्री। थैंक्स डॉक्टर दीपिका फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाय दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में काफ़ी टाइम से वर्किंग हूँ। हीमोफीलिया में भी ये काफ़ी तरीके से इंडल्ज हुआ है कि हम देखते हैं शुरुआती दिनों में, खासकर सब जगह, कि पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों का दबाव और समाज का दबाव भी जो है इस पे, एडिक्शन पे बहुत धीरे धीरे पड़ रहा है, और हम देखते हैं कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, खासकर हीमोफिलिक्स इस मामले को कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल। और जैसे मैंने अपनी स्लाइड में भी यही फोकस किया कि एक हीमोफिलिक होके आप अफोर्ड नहीं कर सकते टू गेट इनटू द अनहेल्दी हैबिट्स, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। और वंस हम जब स्टेप कर लेते हैं अनहेल्दी हैबिट्स में, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ सोशल कंपल्शन, उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनहेल्दी हैबिट्स के साथ जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ते जा रहा है, जो कल्चर अब आ गया है, जो देखने को मिलता है, जो इंसिडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो उस दौरान क्या एक जो मैनेजमेंट है हमारी अपनी लाइफ को लेके, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके साथ आते हैं? तो इस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, राइट? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट लाइफ बच्चा जा रहा है तो उसे लगता है कि तो क्या हुआ, व्हाई नॉट, आई यू नो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, लेट मी जस्ट ट्राई। बट वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो ट्राई होता है, वो ट्राई एडिक्शन में जब कब बन जाता है बच्चों को खुद ही नहीं पता चलता है। आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चे ने इस, मतलब अनहेल्दी हैबिट्स, सब्सटेंस अब्यूज इन केसेस में चला गया है, और बच्चा खुद बोलता है कि मैम मैं छोड़ना चाहता हूँ बट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो ना फिजियोलॉजी में आ जाता है। फिर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो राइट। फिजियोलॉजी, ये एक फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है, जो एक प्लेजर के पीछे हम जाते हैं। इट इज रियली चीप डोपामीन, सच बताऊं तो। हमें लगता है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बट वो चीप डोपामीन है। तो हमें फाइट करना है फॉर अ गुड डोपामीन, जो वो कब और रिलीज हो सकता है? जब आप एक मीनिंगफुल टास्क करते हो अपनी लाइफ में, तभी भी डोपामीन रिलीज होता है।
अब आप देखेंगे, देखने को मिलता है रील्स का बड़ा एडिक्शन हो गया है हमें। तो राइट। रील्स क्यों? बिकॉज उससे हमारा डोपामीन रिलीज हो रहा है विद जस्ट अ मसल मेमोरी। इट इज जस्ट अ टच, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग डोपामीन। या तो ये बैड मीन्स है डोपामीन रिलीज होने के, लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल, ऑल दीज मेक यू फील गुड, बट ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्लेजर है। ये पता लगना बहुत जरूरी है कि आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर लोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो इसीलिए ऑलवेज हमने लॉन्ग टर्म सोचना है। हमने जो प्लानिंग करनी है, हमारे जो स्टेप्स ऑफ लिविंग विद हिमोफीलिया है, वो लॉन्ग टर्म लेके चलना है, हमें प्लान अहेड करना होगा। ट्रू। जैसे आपकी एक स्लाइड में था कि अल्कोहल और एडिक्टिव जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कितना बुरा असर पड़ता है एक लंबे टाइम के बाद में। तो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से जब मैंने भी इस पे एक बार काम करना था एक ग्रुप के साथ, तो इसमें कुछ रिसर्चेस की और ये बहुत ही सीरियस इश्यू है अगर इसको हम आज समझते हैं। खासकर हर हीमोफिलिक को ये समझना चाहिए कि देखिए, एक डोपामिन वाली बात तो एडिक्शन की है ही है, उसी प्लेजर के लिए हम बार बार इसको रिपीट करते हैं और वो इतनी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है और हम देखना भी नहीं चाहते हैं कि क्या सही क्या गलत है। हम सभी को पता है कि इंटरनल ऑर्गन्स पे इसके कितने बुरे प्रभाव सभी जानते हैं, लेकिन बात जब मानने की आती है हम नहीं मान पाते हैं। इसका रीजन क्या था? शुरुआती दौर में अगर आप देखें, आज से 20-30 साल पहले ये चीजें नहीं थी। जब से मीडिया, टीवी और फिल्म्स, जहां तक मैं इस पे स्टडी करता हूँ और काम भी करता हूँ, फिल्म्स का बहुत बड़ा रोल है ये हर घर तक पहुंचाने में। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इस चीज को सबकॉन्शियसली अपने घर में लेकर आ गए। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं कि आप सभी से मैं पूछूं कि आप सुबह सुबह ब्रश पे क्या लगाते हैं, ज्यादातर बोलेंगे कि कोलगेट। जबकि कोलगेट नहीं है, वो टूथपेस्ट है। क्योंकि टीवी हम्म। एडवर्टीजमेंट ने बार बार हमें दिखा के हमारे दिमाग में वो ब्रांड इस तरीके से फिट किया है कि हम छोटे बच्चे को भी शॉप पे भेजें तो वो टूथपेस्ट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कोलगेट दे दो अंकल जी। कहने का मतलब ये इतने सारे गाने लिखे गए हैं आजकल की यंग जनरेशन में, जैसे उसको मतलब भी नहीं पता है आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली है, यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर दिया कि ब्रेकअप हो तो हमें इस तरीके से पार्टी करनी है। और वहां से धीरे धीरे चलते हुए वही बच्चा आगे बड़ा होता है, उसके आसपास के सभी फ्रेंड्स इस चीज में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। वहां पर खासकर मेल टेंडेंसी होती है कि उसके ईगो को एक बार हर्ट कर दो। जैसे शुरुआती दौर में बच्चे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उसको क्या कहते हैं कि तू भी ये टेस्ट करके देख, और बहुत अच्छी चीज है, वो मना करता है, उसे समझ है इस बात की, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो लड़का ही नहीं है, और तू हमारे ग्रुप के लायक ही नहीं है। तो वो जो फियर ऑफ लेफ्ट आउट वाली बात आती है, उसकी वजह से वो बच्चा एक बार शुरू करता है। जैसे आपने कहा, एक बार शुरू किया, वो एक और लास्ट नहीं होता, वो पहला कदम है। फिर हम कभी कभी बोलते हैं, फिर हम ओकेशनली इस चीज को शुरू कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं फेस्टिवल पे करते हैं, फिर पता चलता है वीकली कर रहे हैं, फिर हम हर रोज इसको शुरू करते हैं, है ना? और इस बहुत सही। तरीके से, हाँ, इस तरीके से फिर ये हमारे घर तक पहुंच जाता है। और फिर एक टाइम पर जब ये हमारी बॉडी को वीक कर रहा है, अनकॉन्शियस कर रहा है, आप भले ही जाग रहे हो, और हिमोफिलिक को कॉन्शियस नहीं होना है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना ट्रू। है ना? बहुत और सही कह उसमें, रहे हैं आप। हाँ, तो इस तरीके से जब मैं इन चीजों को जाना, तो ये टॉपिक हमारे हिमोफिलिया कम्युनिटी में बहुत जरूरी है। और आजकल हम्म। हम देखते हैं सिर्फ ये चीजें इनके लिए कई बार कॉन्शियस रहती है हिमोफिलिक को कि भाई हमें एक लिमिट में पीना है, या स्मोकिंग के लिए भी कई बार उकसाते हैं कि ज्यादा हम्म। स्मोकिंग करने से ब्लड गाढ़ा होता है। मेरे को भी हम्म। किसी मेरे कॉर्पोरेट में ऑफिस में किसी ने कहा सिगरेट पिया कर हम्म। ब्लीडिंग रुक जाएगी। मैंने बोला उसके लिए मेरा फैक्टर है। कहने का मतलब आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना? तो बिल्कुल। इस तरीके से ये चीजें। हम्म। या कंटिन्यू, कोई नहीं। हाँ, फिर पेयर प्रेशर के बाद में आपके करियर में आप इन्वॉल्व होते हो, तो वहां पर भी एक ऐसा माहौल है कि आपका कोई भी प्रोग्राम अल्कोहल के बिना नहीं होता। लेकिन बीइंग हिमोफिलिक, हालांकि ये तो हर किसी को समझना चाहिए कि हम्म। आपकी अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस क्या है। हम में से एग्जैक्टली। कोई इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम अनकॉन्शियस हैं और हल्का सा पाँव फिसला लेने के देने पड़ गए। और वो बिल्कुल। जो, हाँ, पीने के बाद में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो हम्म। कि हमारा डिसीजन लेने की सबसे बड़ी मशीन है, डाउन कर देता है। फिर आप हम्म। सोचो कि कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे अगर हम इन चीजों का सहारा लेते हैं। तो हम्म। दीपिका मैम, आजकल जो बच्चे हैं पेन किलर के एडिक्शन में बहुत ज्यादा इसमें आ गए हैं। सब्सटेंसेस एडिक्शन में ये भी आता है, डिजिटल एडिक्शन तो आपने बताया ही कि हाँ भाई जी। स्क्रॉल करते जाते हैं, सबकॉन्शियस में वो हमें प्लेजर मिल रहा है, और इसके हम्म। पीछे तो एक अलग एल्गोरिदम है। इन लोगों ने प्लान ही ऐसा किया है कि हम इसको स्क्रॉल करते रहे, हम अनपेड एम्प्लॉय हम्म। बन जाते हैं
और स्क्रॉल देखते रहते हैं, और घर और उनकी कमाई हो रही होती है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इस चीज को भी अवेयरनेस के थ्रू समझना बहुत जरूरी है। तो एडिक्शन जो मेडिसिन के ऊपर है, कई बार हमारे बच्चे, मैंने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे होते हैं कि ये मेडिसिन, पेन किलर के लिए कौन सी मेडिसिन मैं ले सकता हूँ, क्या ये किस लेवल तक का सही है, और एडिक्शन ना हो तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर मेडिसिन का। मैंने आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स कि ट्रामाडोल जो है उसका एडिक्शन अपने पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और ये बहुत इजी है फिजियोलॉजिकली, बहुत सी नोबडी लाइक्स पेन, राइट? एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ द पेन, बट उस पेन को रिमूव करने के लिए अनफॉल्टी, मतलब फॉल्टी मीन्स यूज करना, है ना? तो वो टोटली गलत है। तो जैसे आपने बोला कि मीडिया क्या दिखा रहा है हमें, बहुत मीडिया का टोटली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन दीज। जो रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है दैट स्मोकिंग इज कूल, एल्कोहल इज, कि यूजुअली जैसे आपने डिस्कस किया कि ब्रेकअप पार्टी का मतलब ही ये है कि भाई बहुत सारा अल्कोहल इनटेक करना, कि अपने सेंसेस, आप ये देखिए कि आप अपने सेंसेस लूज कर रहे हैं बिकॉज एक प्रॉब्लम जो आप, इमोशनल हेल्थ, क्योंकि आप वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो किसी से और खुद से डील करना चाह रहे हो। तो वही बात है कि खाली घर शैतान का घर, खाली माइंड, है ना? अगर तो ऐसे ही हमें कैसे इन एडिक्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इनके साथ थोड़ा सा भी एंटरटेन करके। तो इट है, मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीज आपको पता है, आपका बर्डन ऑलरेडी, हिमोफीलिया का एक साइकोलॉजिकल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, तो क्यों आप अपनी लाइफ में और बर्डन ऐड कर रहे हो एक अनहेल्दी हैबिट लेकर, राइट? यस, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया कि आपका बर्डन इंक्रीज हो रहा है विद एडिक्शंस। बट परफेक्टली। ये जो हमारी जो सोच है, ये तभी आती है जब आप उस दौर से गुजरते हैं। तो हर बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो समझे। आई थिंक आज इसीलिए हमारा जो पर्पस है इस सेशन का वो यही है कि जिस स्टेज में भी आप अभी हैं, आपको कॉन्शियस लिविंग होना बहुत जरूरी है, माइंडफुल लिविंग। तो माइंडफुलनेस के अंदर ना माइंडफुल वॉकिंग भी आता है हमें जी, और माइंडफुल ईटिंग भी आता है। तो आप ये बताइए, आज के दिन हम जब खाना खाते हैं, मुझे लगता है शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं कि खाना खाने के दौरान ओनली खाना खा रहे हो। वो हम मल्टीटास्क करते हैं, हमारा ब्रेन मल्टीटास्क के लिए नहीं बना है। हम राइट। खाना खाते वक्त हमारा फोन भी चल रहा है, हमारी रील्स भी चल रही है, हमारा टीवी भी चल रहा है, हमारी बातें भी चल रही हैं। तो वो खाना कैसे लगेगा हमारे, एब्जॉर्प्शन लगा लीजिए, तो डाइजेशन पर इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए हमारी हेल्थ इलनेसेस आ रही हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं उसको फोकस के साथ करिए, ध्यान से करिए। हमारे पास बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजी का राइस लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा डिस्ट्रैक्शन, बैड हैबिट्स, हमारा फोकस तोड़ने आई, और इनफैक्ट तोड़ भी दिया है। देखा जाए तो हम आदी हो गए हैं, फोन के बिना हमारा दिन पूरा नहीं है। तो मैं कहूंगी डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है अमित जी। हम यस, एटलीस्ट फ्यू आवर्स, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, क्योंकि तब आपको जॉब के लिए भी आप वो नहीं है कि यू गेट अ संडे डे फॉर योरसेल्फ। तो अपने लिए वो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को सुन रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो थैंक यू। डिजिटल डिटॉक्स फर्दर उसको हमें हेल्प करेगा, क्योंकि डिजिटल से ही तो हम सीख रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली मैंने आपकी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि पीना और दर्द की दवाइयाँ लेना स्ट्रेस को दबाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। स्पीक हम्म। अप, आपके हॉस्पिटल्स में हम्म। साइको सोशल सपोर्ट होता है, आप उनके पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें पेशेंट्स के हाँ लिए, जी। जो अभी आपसे निकल कर आया है। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है, दबाना कोई सोल्यूशन नहीं है, रिलीज कीजिए, लेकिन हम्म। शराब और पेन किलर्स के थ्रू नहीं, वो डॉक्टर हम्म। रिकमेंड करेंगे। थैंक यू सो हाँ। मच मैम। हाँ जी। मैं कहूंगी कि जो हमारा बैलेंस, जो टेलीमानस है, हमारी भारत सरकार ने निकाला है कि अगर कभी भी आप मायूस महसूस कर रहे हैं तो आप टेलीमानस का जो टोल फ्री नंबर है उस पर जरूर
कॉल करें, हेल्प सीख करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप एक बार टेलीमानस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं। और फर्दर मैं सोशल सपोर्ट की भी बात करना चाहूंगी कि ना, जिसके पास सोशल सपोर्ट अच्छा होता है, तो किन एक पर्सन विद हिमोफीलिया कैसे अपना सोशल सपोर्ट बढ़ा सकता है? ट्रीट फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहकर, अपना एक सर्कल बनाकर, एक अपने रोल मॉडल बनाकर, अपना एक मेंटोर रखकर। क्योंकि जो हिमोफिलिक्स हम रोल मॉडल बनेंगे तभी तो हमारे जो नीचे वाली जनरेशन है वो सीखेगी, राइट? तो कैसे हम रोल मॉडल्स बन सकते हैं उनके लिए, कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं? तो आपकी क्या राय है? इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन ओपन करना चाहती हूँ कि सोशल सपोर्ट आपने कैसे बनाया हुआ है, कैसे आप बूस्ट कर रहे हो अपने सोशल सपोर्ट को? सोशल सपोर्ट में फॉर द हीमोफिलिक्स आई वुड पर्सनली से कि मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को शेयर करता हूँ जो भी पेन होता है मदर को, और कोई भी ऐसा स्ट्रेस वाली बात होती है। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत कम हैं, और वो इस बात करते हैं। और ज़्यादा ही होता है तो मैं हॉस्पिटल जाके वहाँ तक ही अभी तक नौबत नहीं आई है, लेकिन इन केस कुछ होता है मैं खुद से कुछ डिसीजन नहीं लूंगा। मैं अपने ही किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से इस पे डिस्कस करूंगा। मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हीमोफिलिया को भी समझते हैं, और कभी मुझे नीड होती है तो वो इस चीज में डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली एक ब्लीड हो गया था दोनों एंकल्स में, तो मेरा एक ऑफिस का कलीग ही था जो मुझे हॉस्पिटल तक लेकर गया। इस बात को वो समझते हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच फ्रेंड्स। ग्लैड। तो शेयरिंग शेयरिंग की उससे हो रहा है ना सबका फायदा। तो आई थिंक I'd like to finish my lecture on this, and thank you to everyone। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करूंगी आपका, अमित जी का, वैभव जी का और भरत जी का, जिन्होंने इस सेशन को एक पर्सनल टच दिया। और नाउ आई ओपन फॉर क्वेश्चंस। Yes, ma'am. We have received few questions from the patient. The first one is by Shabir. Living with severe hemophilia means constantly balancing physical pain, fear of bleeding, work pressure, emotional exhaustion, loneliness, and sometimes feeling misunderstood in close relationship. How can a person psychologically cope up with this burden going on ongoing without feeling overwhelmed, isolated, and emotionally broken over time? हाँ जी। सो ओके। सो शबीर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इनफैक्ट आपने बहुत ऑनेस्टली बताया है। दीज आर रियली द प्रॉब्लम्स दैट पीडब्ल्यूएच गो थ्रू। और इसका एक सिंपल तरीका ये है कि हमने कैसे अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है। क्या हम अपना सोशल सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हैं? क्या हम अपनी स्ट्रॉन्ग एक आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं? क्या हम अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं? होलिस्टिक केयर की मैं बात करूंगी यहाँ पे, कि हमें बैलेंस लेके आना होगा अपनी लाइफ में। बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द आंसर। बिकॉज वेन यू डू गुड इन लाइफ, नो, जब आप अपनी लाइफ में एक मिशन ढूंढते हैं, पर्पस ढूंढते हैं, वो आपको एक इनर हैप्पीनेस देता है। जब आपका एक गुड सोशल सपोर्ट होता है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के साथ आपकी क्लोज बॉन्डिंग होती है। एक जो लार्जेस्ट स्टडी हुई है हार्वर्ड की, वो पिछले 75 ईयर्स से ये जानना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस का रियल रीजन क्या है। और आप शॉक हो गए जान के कि मनी इज नॉट द आंसर। मनी से पैसे से खुशी नहीं आती है। इनफैक्ट जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमारी सोशल सपोर्ट में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, उससे जो खुशी एक आती है, और वो लोग ज्यादा जीते हैं, ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं जिन लोगों की लाइफ में डीपर बॉन्ड्स होते हैं, डीपर रिलेशनशिप, डीपर फ्रेंडशिप्स होती हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि लोनलीनेस, इट इज नॉट ओनली इन हिमोफीलिया, इट इज एवरीवेयर। लोनलीनेस इज ऑन राइज, क्योंकि रिलेशनशिप डायनामिक्स में बदलाव आ गए हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ गया है। तो लोनलीनेस को डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स हो आपकी, क्वांटिटी नहीं। ये हम विद एज हमें समझ आता है कि दोस्त खास 3-4 ही होते हैं, लेकिन वो दोस्त आपकी लाइफ भर, जैसे अमित जी ने बताया कैसे उनके कुलीग्स ने उनकी हेल्प करी, ऐसे ही
It's all give and take in life. So boost your mental health through boosting your social support. Thank you very much, ma'am, for the answer. The next I question hope is I've answered. I think Shabi, please text in the group. Do you still have I answered well for you, or do you still want to know more? I think uh, Shabir had just given a thumbs up, so he's probably okay with. Yes, he's writing. yes. ठीक है। So एक the चीज next मैं जरूर बोलना चाहूंगा और लोगों को भी, अगर आपके किसी के भी क्वेश्चंस है तो काइंडली चैट बॉक्स में पुट करें। कुछ लोग अपना हैंड रेज कर रहे थे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहे और सब सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डेड रहें, इसलिए हमने ये किया कि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उनको उठा के अलग से डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे कि ये क्वेश्चंस आए। तो किसी को भी और भी अगर क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग हैंड्स, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो सारे क्वेश्चंस वहां से हम उठा के मैम को पुट करेंगे। So next question is from Prem and Neeraj. How to be mentally prepared against stereotypes of bleeding disorder in general society, specifically when we are participating with general society. Also, how to face negative comments of a person from society. सो प्रेम जी, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें सोसाइटी को बड़ी इंपॉर्टेंस देने को कहा है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। चार लोग, वो चार लोग कौन है, सोसाइटी कौन है, राइट? हमें हमारी जो लाइफ है, यू नो फॉर योर सेल्फ कि आप किस पेन से गुजरते हैं, आपके लव्ड वंस इन रियल कौन है, आपका अच्छा कौन चाह रहा है। तो सोसाइटी पर ज्यादा फोकस ना करें, अपने आप पर फोकस करें ज्यादा। हम जजमेंट, जो माइंडफुलनेस लिविंग है उसमें यही एक कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन जजमेंटल हो जाना है, ना आपने किसी को जज करना है, और प्रेजेंट मोमेंट में जिए कि आज आपका क्या स्टेटस है, अपनी भावनाओं को समझें और सोसाइटी की फिक्र करना छोड़ दें। अब सोसाइटी ओनली टॉक्स, राइट? एंड इट कैन इट्स सोसाइटी का काम ही है नेगेटिव बात करना। तो देखिए, एक कहावत है कि जो लो क्लास पीपल होते हैं वो पीपल डिस्कस करते हैं, मिडिल क्लास लोग इवेंट्स डिस्कस करते हैं, और हाई क्लास लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप किन को डिस्कस करते हैं, राइट? तो हम एक अच्छा इंसान, एक हाई क्लास, एक हाई वैल्यूड इंसान कब बनेंगे? जब हम अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे। तो जब आप ग्रोथ के लिए काम करोगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोसाइटी के बारे में सोचने का। Thank you very much, ma'am. Now I have received another question. It's from me only. That sometimes whenever I get bleeding or something, I don't feel like asking for a help. I feel like that I will be a burden to parents or something, and I will prefer to do things on my own. हम्म दीपांशु जी, बहुत ये जो फिलॉसफी है ना, टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, यूजुअली ये इंडिपेंडेंट लोगों में होती है कि हम जब तक उनको ना मजा नहीं आता, जब तक वो काम में हाथ ना लगा लें, टच ना कर लें, कि भाई काम तभी अच्छा होगा कि मैं हर चीज मैं खुद पे करना चाहता हूँ। बट दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड कि देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प, देयर इज नो हार्म इन डेलीगेटिंग टास्क। सोशल सपोर्ट का फायदा कब होगा? जब आप हेल्प मांग सको, हेल्प दे सको। हर चीज पर्सनली लेना, हर चीज अपने आप पर, आप ना ओवरवेल्म ज्यादा हो जाओगे, उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे। अगर हर चीज आप, यू कांट कंट्रोल एवरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। This is a harsh truth that you learn with age, that you can't close people's mouth, you can't control everything, you can only control yourself। तो क्या आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो टू गेट इनटू हेल्दी हैबिट्स एंड वर्क टुवर्ड्स योर ग्रोथ? Yes, that will I will prefer कि मैं normally I will ask for help to other people who are close to me. Right now we have no more questions. Anyone? अगर आपको कुछ भी questions है तो please drop it, or otherwise we will conclude this meeting. कुछ शेयर भी करना चाहते हैं? there's Vicky saying he's Vicky, if you have any question, please आप chat box में drop कर दो.
sometimes when bleeding happens you don't feel like asking for help. आई थिंक वो कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है ना कि हम लोग को सेलिब्रेट, हम लोग को एम्ब्रेस नहीं किया जाता ब्लीडिंग में. आई थिंक देयर इज एन डायमेंशन मिसिंग ऑफ लव ऑफ यू नो. मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जब आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हो. एक मैनेजमेंट का, पेन मैनेजमेंट का, मुझे लगता है कि हम लोग को ना अक्सर मिलना चाहिए इन सेशंस पर, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि उसी से हमारी जो ये रेजिस्टेंस है ना वो दूर हटेगी कि अपना दर्द खुद सहो, है ना. तो यूनिटी हैज पावर. आई थिंक इट्स वेरी, आई थिंक माय पर्पस ऑफ दिस सेशन इज रियली टू ओपन अप all I urge all the PWH to come up, because the pain, बोलते हैं ना कि वो जब लाइट वहीं जाती है जब जहाँ पे वुंड होता है, तो तभी वो लाइट आएगी जब आप एक बार बाहर निकलोगे, अपने अपने दायरे से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, राइट. तो आई वुड बी more, I open my hands and I open my heart to help all the person with hemophilia. I am available for counseling sessions. मेरे पास आते भी हैं कुछ sessions specifically. और मैं ये कहूंगी कि आप जरूर अपने इमोशनल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि वो जब स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ये जो फियर है, ये जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, अपने आप कम हो जाएंगी. क्योंकि जब आप एक इंसान के पास एक गुड सपोर्ट होता है, जब आप इंडिपेंडेंट फील करते हो, जब आपके पास एक सपोर्ट, गुड सोशल सपोर्ट होता है ना, अपने आप में एक हैप्पीनेस, लॉन्जेविटी बढ़ती है आपकी. Yes, ma'am. We have one more question from Mudit. Uh, my question is especially for the youth. I'm in college right now, still working hard, grinding to become somebody. But uncertain occurrence of bleed put me major setbacks, and it becomes very hard to take the first step again and again so many times. How to deal with this? How to build the motivation to start again? We had to live in the middle of because of the bleed. Mudit, this happens with most of PWH. So here I will say it is the direction that matters. It is not the speed, right? जो हमारी कछुए और रैबिट की जो रेस हुई थी उसमें कछुआ जीतता है ना. तो इट इज नॉट अबाउट दी स्पीड. सो आई अंडरस्टैंड कि देर आर ब्लीडिंग एपिसोड्स, और फिर आपको लगता है कि अब तो कंसिस्टेंसी टूट गई है, वो काम दोबारा करने का मन नहीं करता है. तो आप एक रूटीन को बिल्ड कर सकते हैं. कैसे? सपोज कुछ लोग होते हैं कि वो अपना मॉर्निंग रूटीन बिल्ड करते हैं कि इस दौरान उनको रीडिंग करनी है, अपना डीप वर्क. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं उसमें आपकी फुल ऑफ एनर्जी आप होते हो, तो उस दौरान अपने गैजेट्स को यूज करके अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो. रेदर बेस्ट टाइम व्हेन यू वेक अप इज टू डू योर डीप वर्क. तो आप उस डीप वर्क को उस टाइम उन स्लॉट्स में रखो जब आप फुल ऑफ गुड एनर्जी और फुल ऑफ हेल्दी माइंडसेट में आप हो. तो आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब जो है, एक डेफिनेटली इट टेक्स अ टोल, इट टेक्स एन इमोशनल टोल हमारी बॉडी पर. बट देन इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप अपनी डायरेक्शन में बढ़ते रहे, अपने काम को आगे बढ़ते रहे, आप जरूर अच्छा करेंगे. और देर आर पर्सन विद हिमोफीलिया जो PhD कर रहे हैं, देर आर पर्सन विद हिमोफीलिया जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, दे आर इनफैक्ट दे आर इन गुड कंपनीज. तो आप उनसे मिसाल लीजिए कि एक एम्प्लॉयमेंट होना भी बहुत जरूरी है अपने आपको एक मीनिंग देने के लिए. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, Mudit. And further, if you need any help, you know whom to contact. Thank you so much, ma'am, and thank you, Vaibhav Bhaiya, Bharat Bhaiya, Amit Bhaiya, everyone for your time. Vaibhav Bhaiya, would you like to add something? आई जस्ट वांट टू थैंक डॉक्टर दीपिका कि आपने जो है हमारे लिए समय निकाला. काफ़ी समय से ये हम करना चाह रहे थे. कई बार मैम से डिस्कशन हुआ. एक बार हमने वुमेन ग्रुप की मीटिंग के लिए ज़रूर उन्हें बुलाया था. काफ़ी छोटी मीटिंग थी वो. लेकिन हमको उनका इम्पैक्ट समझ में आ गया था. उस छोटी सी मीटिंग में भी वो काफ़ी जो लेडीज़ थी उनसे वो कनेक्ट कर पाई थी.
और एक साइकोलॉजिकल हीलिंग टच दे पाई थी, तो तब से ही हम प्लान कर रहे थे कि फर्दर उनके साथ कुछ सेशंस रखेंगे। थैंक यू अगेन दीपिका जी फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड कनेक्टिंग विद अस। किसी को अगर और भी कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो वो पुट इन कर सकता है, यहाँ नहीं तो सोसाइटी के ग्रुप्स में पुट इन कर सकता है। वी विल इंश्योर दैट वी पुट देम अक्रॉस टू दीपिका मैडम। आपके सवाल हम उन तक पहुंचा देंगे। Thank ठीक you, है। Vaibhav ji. My या pleasure. In fact, I'd love to have this session in English as well for other communities, for other chapters, because I was having some queries that will the session happen in English as well. So I would appreciate if we have more of such sessions. Definitely, ma'am. We will try to conduct more and more session in English and English as well to kind of cover each and every region, even it's south or north. We will try to do more. And thank you once again for taking out your time and guiding us through this main issue. Thank you, Bharat Bhaiya. Thank you, Vaibhav Bhaiya, and thank you, Amit Bhaiya. And thank you everyone for staying till now and attending this meet. And yes, as ma'am said, कि अगर किसी को कोई भी doubt होगा, you guys can reach out to us and we will connect with you, ma'am. Thank you, everyone. Have a nice day. Bye bye.